With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. So आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका हमारी बायोलॉजी में क्या रोल है. ठीक है. और जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में, जो कि थी कि साइंटिफिक मेथड है. ये एक बायोलॉजिकल जो मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड है और इस किस लिए यूज़ होता है, टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. लेकिन यहाँ इसको पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है, वो हमने सारा इसमें डिस्कस करना है. सो अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, साइंस क्या चीज़ है. साइंस इज़ अ नॉलेज. साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है विच इज़ मेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन. यानी कि साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, उससे बनाते हैं हम नॉलेज को और फिर वो उससे एक ख़ास जो है वो नतीजा अखज़ होता है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइंस की डेफिनेशन. अब ये जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो रिज़ल्ट आता है, यही हमारे पास क्या है, नॉलेज है. ठीक है, ये हमारे पास जो आ रहा है रिज़ल्ट इसका, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का, ये हमारे पास नॉलेज है और ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है. जैसे कि बायोलॉजी में इसकी डेफिनेशन ये है कि साइंस साइंस की डेफिनेशन को देखें हमारी बुक में जो लिखी है, तो साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज. साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है. सिस्टमाइज्ड नॉलेज. साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है. ये किस सिस्टम के ज़रिए बनाया गया है, यही जो है वो बायोलॉजिकल मेथड है. ठीक है, ये जिस सिस्टम के ज़रिए बनाया गया है ये नॉलेज, वो क्या है, वो बायोलॉजिकल मेथड है. और ये नॉलेज कहाँ से हम हासिल करते हैं, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय ऑब्जर्वेशंस. ये नॉलेज कहाँ से हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से. ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है और ये नॉलेज हम कहाँ से हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, जैसे बायोलॉजिकल मेथड की हमने डेफिनेशन देखी कि ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला हमारे पास इनिशियल स्टेप है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है. सबसे पहला स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे बनती है, मेड विद हेल्प ऑफ 5 सेंसेस. ठीक है, 5 सेंसेस की मदद से ऑब्जर्वेशन बनती है. वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं, अब हमारे पास जैसे टच, हियर, विजन, स्मेल एंड टेस्ट, ये 5 सेंसेस हैं हमारे पास. इसकी मदद से क्या बनती है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बनती हैं. अब ये जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं. एक होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये दो टाइप्स की हमारे पास क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं. क्वालिटेटिव को अगर हम देखें तो ये किस लिहाज से होती है, मेयार के लिहाज से. और क्वांटिटेटिव क्या है, मिकदार. ठीक है, और ये क्या होती है, हमारे पास जो क्वालिटेटिव होती है ये इमेजरेबल होती है. यानी इसको क्या है, मेजर नहीं किया जा सकता, इमेजरेबल. और ये क्या होती है, ये मेजरेबल होती है, यानी इसको मेजर किया जा सकता है. ठीक है, और इसको जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है इन नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर्स. ठीक है, ये एक्सप्रेस की जा सकती है, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. ठीक है, और ये कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स, कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स. ओके, और ये क्या है हमारे पास, ये इनवेरिएबल है. यानी कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये चेंज नहीं होती, ये फिक्स होती हैं. ठीक है, चेंज नहीं हो सकती. और ये क्या होती हैं, ये वेरिएबल होती हैं, यानी कि चेंज होती रहती हैं. ये फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, ये क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं. तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस थी. क्वालिटेटिव क्या थी, जो मेजर नहीं किया जा सकता और इनको ना ही नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. जो क्वांटिटेटिव होती है उसको मेजर किया जा सकता है और उनको नंबर्स में एक्सप्रेस भी किया जा सकता है. ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप्स की ऑब्जर्वेशंस हैं. अब ये जो ऑब्जर्वेशन हमने बनाई है 5 सेंसेस के थ्रू, ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन से हम इनकी बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट क्या था, ऑब्जर्वेशन. इसी की बेस पे हम क्या बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं. और
उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस यानी एक ख़याल, हम अपना एक तख़य्युल बनाते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, और एक यानी तख़य्युल अपना बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव का क्या मतलब होता है, टेंटेटिव का मतलब होता है डाउटफुल, या यानी इसको रॉन्ग साबित किया जा सकता है। ठीक है, रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं हम इसको। तो टेंटेटिव जो एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। इसको फार्मूलेट करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास, दो मेथड्स हैं। पहला हमारे पास कौन सा मेथड है, डिडक्टिव रीजनिंग, एंड सेकंड वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास क्या होता है कि इसमें इफ़ और देन का भी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें अगर देखें तो क्या होता है, मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, कोई भी जनरल बात हो रही है तो उस जनरल बात से हम क्या करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो है वो स्पेसिफिक बात क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें क्या होता है, इसमें मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एक चीज़ है उससे हम जनरल बात अखज़ करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास आ जाता है ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। ऑल द बर्ड्स, जैसे हमारे पास है ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, ये हमारे पास एक कॉमन बात है। ठीक है, ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स के तमाम परिंदों को क्या होते हैं, पर होते हैं। अगर इफ़ और देन इस्तेमाल करें तो हमारी बात जो है वो क्या बन जाएगी, लॉजिकल बन जाएगी। इसमें हम इफ़ और देन का ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें। तो अगर हम फिर प्रीमिस वन बनाएं या अजम्पशन वन बनाएं तो इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पास पर हैं तो दूसरा प्रीमिस क्या बनेगा, देन स्पैरोज़ आर बर्ड्स। ठीक है, तो इफ़ और देन का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे। ये प्रीमिस वन यानी अजम्पशन वन बन गई, और ये अजम्पशन टू, इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, यानी एक कॉमन बात है, जनरल बात है कि तमाम परिंदों के क्या होते हैं, पर होते हैं। तो स्पैरो यानी स्पेसिफिक हो गया स्पैरो हमारे पास। तो स्पैरो के भी क्या है, एक स्पैरो भी क्या है, बर्ड्स हैं। ठीक है, वो भी परिंदे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक जनरल से एक स्पेसिफिक बात आ गई है, तमाम परिंदों से किस पे आ गई है, स्पैरो पे आ गई है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अगर यही एग्जांपल हम इधर देखें इंडक्टिव रीजनिंग में तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इफ़ स्पैरो इज़ अ बर्ड। अगर स्पैरो एक बर्ड है एंड इट हैज़ विंग्स। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक बात है, पहले ही हमने कौन सी बात की है, तो क्या है हमारे पास, इफ़ स्पैरो इज़ अ बर्ड, अगर स्पैरो एक बर्ड है तो उसके पास क्या है, विंग्स हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा, पैरट, काओ, क्रो एटसेट्रा, दीज आर आल्सो बर्ड्स, ये भी क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पहले बात थी कि स्पैरो एक बर्ड है, उसके क्या हैं, विंग्स हैं। तो बाकी भी तमाम जो परिंदे हैं उनके पास भी क्या है, विंग्स हैं। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक से क्या बात बन रही है, जनरल बात बन रही है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर इफ़ ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स रिक्वायर लाइट, अगर तमाम के तमाम जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। तो क्या है, देन ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड डू फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो तमाम के तमाम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल बात हो रही थी कि तमाम जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनको लाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात आ गई है कि तमाम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो रोशनी की मौजूदगी में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जनरल से हमारे पास क्या आ रही है, स्पेसिफिक बात आ रही है। तो अगर इसी की एग्जांपल को यहाँ पे अप्लाई करें
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर एक स्पेसिफिक प्लांट की स्टडी करें, ठीक है, कोई भी एक प्लांट ले लें, उस पर स्टडी करें, उसमें फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना क्या है। अब एक प्लांट की स्टडी की है तो उसको क्या कर देंगे, बाकी प्लांट्स, उसी स्पीशीज़ के जो बाकी प्लांट्स होंगे उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इस तरह जो है वो करते हैं। तो कौन सी बात ज़्यादा आसान है इसमें, डिडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव? तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो ज़्यादा ईजी है इसको बनाना है। यानी कि जैसे कि एक प्लांट है हमारे पास, तो हम एक प्लांट की स्टडी करते हैं, तो फिर उनको उसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्लांट की स्टडी करने के बाद उसको बाकियों पर भी क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि साइंटिस्ट ने जो दुनिया जहान के प्लांट्स हैं उनकी स्टडी की हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक प्लांट की स्टडी करते हैं और बाकी स्पीशीज़ के जितने प्लांट्स होते हैं उस पर भी वही फिनोमेना क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो है वो हम ज़्यादा इंडक्टिव रीजनिंग को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कौन से मेथड, बायोलॉजिकल मेथड्स में कौन से देखे हैं आज, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बारे में। इससे जो नेक्स्ट हैं हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं फार्मूलेट करने के लिए हाइपोथेसिस को, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।